हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हुए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। कोलेटरल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टार्ट करते हैं विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वी कैन राइट एज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन साइंटिस्ट ने दी थी? एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। इन्होंने, इन साइंटिस्ट ने जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, बट देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज पॉलिंग। इन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो हिटलर एंड लंदन गेव द थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग। क्लियर? ओके। अब हमें VBT पढ़नी क्यों होती है? वाई VBT? वी हैव टू स्टडी VBT एंड ये हमें क्या बताती है? तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो हमें बताती है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होता है? जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ हमें थ्योरी पोर्शन इसका पता। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट से। देखो, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन, ओवरलैपिंग कैसे अकर होती है? ओवरलैपिंग अकर होती है बिटवीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स। हम इस बात को समझेंगे, आप सिर्फ स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी इस बात को समझेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स से होगी वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है ऑर्बिटल कम क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम दैट डायरेक्शन इन विच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। जैसे कि सपोज मैं बात करूं SS की, तो SS उस डायरेक्ट, वैसे तो SS डायरेक्शन इसकी नहीं होती। अगर मैं P ऑर्बिटल्स की बात करूंगी तो ये उस डायरेक्शन से एक दूसरे के पास में आएंगी जहां से ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सकती है। ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर, उस डायरेक्शन से ये एक दूसरे के पास आएंगी जहां से ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सकती है। यहां से ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सकती है, देयरफॉर इस डायरेक्शन से एक दूसरे के क्लोज आएंगी। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो विच इज बॉन्ड रिक्वायर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड बनने के लिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जरूरी ही है ना। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केस अगर आप लोगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, इनका पेयर बनेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा, है ना। और इन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके अपोजिट स्पिन होने चाहिए, ऑर्बिटल्स के अपोजिट स्पिन। जैसे कि सपोज ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अब ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इनके अपोजिट स्पिन होने जरूरी हैं। अगर यहां पे सेम स्पिन होंगे तो यहां पर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इनके अपोजिट स्पिन होने जरूरी है। तो अब जैसे ही ये ओवरलैप करेंगी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ, तो इनकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे और ये बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अपोजिट स्पिन के। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन, उनका साइन
सेम होना चाहिए जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो इसको इसके साथ ओवरलैप करने के लिए प्लस ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तभी जो है ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप हो पाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये अब इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव सेम साइन। ठीक है, तो जहां से वो ओवरलैप कर रही हैं उनका साइन सेम होना चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लैंडन एंड दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए कुछ बातों का हमें पता होना जरूरी है, जो कि है सबसे पहले ओवरलैपिंग कब अकर होगी? जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होती है वैलेंस शेल की वो एक दूसरे से ओवरलैप करेगी। ठीक है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आएंगी उस डायरेक्शन से जहां पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल इन नेचर होता है। बॉन्ड को क्या चाहिए? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और उनके भी अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। ऑर्बिटल्स जिनके सेम साइन होंगी वो ओवरलैप कर सकती है। सेम साइन तो ओवरलैप करेंगी, डिफरेंट साइन तो ओवरलैप नहीं करेंगी। इज इट क्लियर? ओके, तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हमने पढ़े। पर अब इनको पढ़ने से ही सब कुछ समझ में आ जाए, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, हमें इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखने होंगे, एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें वीबीटी अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, ओके। तो वीबीटी के अंदर एक और पॉइंट होता है और वो क्या है? दैट इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कितनी ज्यादा कोई भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगी, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ना उतना ही जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुई है? तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है इट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले आप चेक करोगे नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स किस टाइप की हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। और सेकंड आप चेक करोगे नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब पता कैसे चलेगा? देखो, हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल होती है, s की अगर आप बात करोगे, अगर आप s की बात करते हो तो s की शेप बिल्कुल स्फेरिकल होती है। तो ये क्या, कोई डायरेक्शनल तो है नहीं नेचर, ये तो नॉन डायरेक्शनल है, पूरी जगह से स्फेरिकली सिमेट्रिकल है ना। तो देयरफॉर s ऑर्बिटल हम कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल होती हैं। s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, ये तो नॉन डायरेक्शनल है। पर वहीं अगर आप बात करोगे p d f की, वैसे हमें f की कोई शेप पता नहीं है, हमने नहीं पढ़ी है f ऑर्बिटल कैसी होती है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होती है जिस वजह से हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर p d f ऑर्बिटल्स की, तो ये क्या होती हैं? दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। ये कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है ना। p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल ये कैसी है? डायरेक्शनल ही तो है। तो देयरफॉर s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होती है, p d f ऑर्बिटल डायरेक्शनल होती है। अब जितनी ज्यादा डायरेक्शनल होंगी इसका मतलब क्या है? ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मोर ओवरलैपिंग। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? अभी आपने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है।
तो डायरेक्शनल होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए डायरेक्शनल वाली की जरूरत है ना, डायरेक्शनल वाली ऑर्बिटल्स कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से बना पाएंगी। अब एस ऑर्बिटल की बात करोगे तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से यहां पर लेस ओवरलैप होता है, लेस ओवरलैपिंग होती है यहां पे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें बताओ पीपी, एसपी और एसएस का ओवरलैपिंग, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किस में होगी, सबसे कम ओवरलैपिंग किस में होगी, इसका अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो आप क्या बताओगे? चेक करो नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है। पी क्या है? डायरेक्शनल है, ज्यादा ओवरलैप करेगी। पी क्या है? डायरेक्शनल है, ज्यादा ओवरलैप करेगी। तो ये तो क्या है, सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी इसमें। इनको भी चेक करते हैं। एस नहीं, एस ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होती है, तो इतने अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाती, लेस ओवरलैप करती है, तो इनकी इतने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और एस आपको, ये तो एस एस के साथ ऑर्बिटल है, तो ये तो और भी कम ओवरलैप करेगी। तो ऑर्डर ऑफ द ओवरलैपिंग कैसा हो जाएगा? ऐसा, सबसे ज्यादा ओवरलैप डायरेक्शनल वाली, फिर ये एंड देन ये। इसको समझो, देखो पी पी है, पी और पी ओवरलैपिंग कितने अच्छे से ओवरलैप हो जाएंगे, है ना। एसपी को देखोगे तो ये हो गई पीपी की ओवरलैपिंग। एसपी को देखोगे तो ये एस है और ये पी है, एक डायरेक्शनल है दूसरी नॉन डायरेक्शनल है, ये एसपी की ओवरलैपिंग हो गई। अगर आप एस एस की देखोगे तो ये ओवरलैपिंग होगी, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है, ये एस एस की ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो ओवरलैपिंग का अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो आपको बताना है जो डायरेक्शनल होती हैं वो ज्यादा ओवरलैप करती हैं और जो नॉन डायरेक्शनल होती है वो कम ओवरलैप करती है। अब समझ में आया आपको? अब आई गेस आपको स्ट्रक्चर से, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है? देखो, दो टाइप की ओवरलैपिंग जनरली देखने को मिलती है। एक होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब इनका क्या मतलब है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब कॉमन एक्सेस होगी, जैसे कि कॉमन एक्सेस होगी, यहां से क्या बॉन्ड बनता है, इससे आपका बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि कॉमन एक्सेस अगर आप बात करोगे, ये पी ऑर्बिटल है, सपोज ये भी पी एक्स है और ये ऑर्बिटल है, ये भी पी एक्स है, तो इन दोनों में क्या होगा, कॉमन एक्सेस हो जाएगी और ये क्या कर लेंगी, एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में कॉमन एक्सेस होना जरूरी है। जितनी ज्यादा कोएक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, मोर ओवरलैपिंग, यहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, मोर ओवरलैपिंग। और कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या क्या मतलब होता है? कोलेटरल ओवरलैपिंग का मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग। सपोज मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, ऐसे अगर हम देखते हैं तो सपोज, एक मिनट रुको, अब ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो ये क्या होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो कि इस केस में ओवरलैपिंग लेस होती है, ओवरलैप लेस। इज इट क्लियर? कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल का मतलब शेयरिंग कॉमन एक्सेस, कोलेटरल का मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग। इतना क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है जल्दी से रिवाइज करो। अब ये जो पोर्शन हमने पढ़ा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही आपका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, एक है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, दूसरा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। आपको नेचर ऑफ ऑर्बिटल से एक चीज पता लगी, वो क्या है कि एस ऑर्बिटल जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से कम ओवरलैप करती है। पी डी एफ ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होने की वजह से ज्यादा ओवरलैप करती है। तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो आप ये ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि डायरेक्शनल वाली ज्यादा ओवरलैप करेगी, नॉन डायरेक्शनल वाली कम ओवरलैप करेगी।
अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। दो टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, कोएक्सियल और कोलेटरल। कोएक्सियल का क्या मतलब, कॉमन एक्सेस शेयर कर रहे हो, यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, यहां से जो ओवरलैपिंग होगी वो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। कोलेटरल मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग, यहां से जो ओवरलैपिंग होगी वो कम ओवरलैपिंग होगी। इतना क्लियर? ओके, इतना क्लियर है तो अब हम और आगे की तरफ चलते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, वीबीटी के बारे में हमने कुछ उसके थ्योरी पोर्शन पोस्टुलेट्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और जितनी ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। इज इट क्लियर? ओके। एक और बात जो होती है वो ये है कि एन, अच्छा, क्वांटम नंबर्स की वीडियो किस किस ने देखी है? जिनको क्वांटम नंबर्स के बारे में पता है वेल एंड गुड, जिनको क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं पता प्लीज चेक द वीडियो। इसी चैनल पे आपको क्वांटम नंबर्स की वीडियो मिलेगी, हमने बहुत अच्छे से डीपली डिस्कशन किया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको क्वांटम नंबर नहीं पता तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं एन की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जितनी ज्यादा एन की वैल्यू, अच्छा एन क्या बताते हैं, जिसने देखी होगी उसको तो पता होगा, एन क्या बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताते हैं, है ना। एन की वैल्यू ज्यादा का मतलब ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा, जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही कम होगी। अब बड़ी बड़ी ऑर्बिटल्स इतने अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगी जितने अच्छे से छोटी छोटी ऑर्बिटल्स कर पाएंगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू बड़ी मतलब ऑर्बिटल्स का साइज अगर बड़ा तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई आपको बात? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इसी बेसिस पे, 1s 2s 2s 2p 3s 3p, इसको आप मेरे को बताओ कि ओवरलैपिंग सबसे अच्छी किस में होगी, जल्दी से बताओ। अब आपको पता है, अभी आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है, एन की वैल्यू ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, ओवरलैपिंग कम। एन की वैल्यू ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा तो इसमें है, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम, ओवरलैपिंग सबसे कम। अच्छा, उसके बाद इसमें कम है, क्यों? क्योंकि इसमें तो चलो 1 2 है, इसमें 2 2 नंबर है, तो देयरफॉर सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें होगी, ओवरलैपिंग मोर, देयरफॉर बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा इसी में होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। इतना समझ में आया? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड टू दिस तो आप चेक करोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एन की वैल्यू ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। क्लियर? इतना क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे, इसको रब करते हैं। तो आई गेस आपको अब तक समझ में आया है ना, ठीक है। अब जो होते हैं ना, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं ओवरलैपिंग से, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की वजह से कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखो, अभी आपको इसका आंसर पता है, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड देखे आपने, कोएक्सियल से बन रहा था सिग्मा बॉन्ड, कोलेटरल से बन रहा था पाई बॉन्ड, बस यही दोनों टाइप के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये दोनों टाइप के बॉन्ड बनते हैं जब भी कोई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा होता है ये? डायरेक्शनल इन नेचर होता है। जब भी किसी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ओनली
वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, अच्छा ओवरलैपिंग का नाम बताना। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, जल्दी से बताओ, अभी अभी पढ़ा है आपने। यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज आपने अभी अभी कुछ मिनट पहले ही ये पढ़ा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से। तो हमने अभी पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इतना समझ में आया? ठीक है, या इसको और भी क्या बोलते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये दो तीन इसके नाम होते हैं सिग्मा बॉन्ड के। यहां पे एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओके। अब बारी आती है सिग्मा बॉन्ड को अच्छे से समझने की। तो हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? एस एस कैसे बनता है, और एस पी कैसे बनता है, और पी पी कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हम इन तीनों कैटेगरीज को अब समझने वाले हैं। पाई बॉन्ड को हम समझेंगे, पर सबसे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड आपको पता है पाई बॉन्ड के केस में किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी ना। अगर सपोज कुछ इस टाइप से ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनके केस में समझेंगे अब इसको। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पता चला आपको, जल्दी से रिवाइज करें। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शनल इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और यहां पे क्या होता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। इज इट क्लियर? ओके, यहां पे आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है? हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती है ना, वो अलोंग एक्सिस ओवरलैप करती हैं। कहां लिखूं? यहां पे लिखती हूं, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग एक्सिस। किसकी कहानी है ये? सिग्मा बॉन्ड की कहानी है। ठीक है, हाफ फिल्ड की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो अलोंग एक्सिस ओवरलैप करती हैं, इसीलिए हम इसको एंड टू एंड ओवरलैप भी कहते हैं। इतना क्लियर? ओके, अब हमें क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ। एस 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 पी पी पी। तो अब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ रहा है आपके सामने। ठीक है, अब तक तो चलो थ्योरी पोर्शन ज्यादा था जिसके बारे में हमें नहीं पता था, तो सबसे पहले हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा। वैसे अब भी थ्योरी पोर्शन ही चलेगा, न्यूमेरिकल इसके अंदर कुछ है नहीं, पर स्टिल थोड़ा सा आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस एस का ओवरलैप। एस एस का ओवरलैप देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल से डिस्कस करें तो एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एस हमने ऐसे रिप्रेजेंट की, एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन एक है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1। तो यहां पे s ऑर्बिटल दिखाई, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। इसकी एक s ऑर्बिटल दिखाई, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। क्या हुआ? s और s या फिर 1s और 1s एक दूसरे से कंबाइन करेंगी और क्या बना देंगी? s ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज s ओवरलैपिंग। ठीक है, s आपको पता है, s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। अभी पढ़ा था ना अभी, कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती हैं s ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल। स्फेरिकल है, क्या ही डायरेक्शन होगी इसकी? स्फेरिकल है ना, तो क्या डायरेक्शन होगी इसकी? तो देयरफॉर s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होता है इसके अंदर? दो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड, टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ और
बॉन्ड बना लेती हैं। दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है अलोंग एक्सिस, ठीक है। और कौन सी ऑर्बिटल है ये? एस एस ऑर्बिटल। एस एस ओवरलैप चल रहे हैं, एस एस ऑर्बिटल। इतना समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या था? एसपी के बारे में। एसपी क्या समझते हैं? सेकेंड इज एसपी ओवरलैप। एसपी ओवरलैप, जैसे कि केस लो आप एचएफ का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। अब जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती, इसी चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझो, उसको वहां से पढ़ो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड देन 2p5। अच्छा, अब होगा क्या? आपको पता है, आपने अभी अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हमेशा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, तो इनका तो कोई काम नहीं होगा, इसकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहां पे ऐसे बना दें 2p5 को, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब s ने कंबाइन करना है, और ये क्या है? 2px 2py 2pz इन्होंने कंबाइन करना है। देखते हैं। एक s को मैं बना देती हूं ऐसे, एक s को हमने बना दिया ऐसे, और p को हम कैसे बना देते हैं? ये होगी 2px, ये होगी 2py, और ये हो गई आपके पास 2pz। 2px में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा दो। 2p, सपोज आपने क्या किया, एक मिनट, इसमें आप कुछ भी कंसीडर कर लो, कोई भी 2px मान लो, 2py 2pz, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। एक मिनट, ये थोड़ा रब करना पड़ेगा ऐसे। एक और में 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स सपोज इसमें दिखा दिए। 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिखा दिया, जिसका अपोजिट स्पिन होना जरूरी है ना। हमने रूल में पढ़ा था ना, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। तो जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। मतलब ये ऐसे 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 तो है ही, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और ये 2p जो भी हो गया, z x y जो भी मान लो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे s में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो आफ्टर ओवरलैपिंग ये कैसा बन जाएगा? ओवरलैप करने के बाद ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, और क्या बन गया? sp ओवरलैप। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट स्पिन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा HF का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक 1s थी, और यहाँ पे जो है आपकी एक p ऑर्बिटल थी, और यहाँ पे इन दोनों ने कंबाइन किया, और ये कुछ इस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये 1s किसकी थी? दिस इज 1s हाइड्रोजन की थी, 1s ऑफ हाइड्रोजन। ये किसकी है? फ्लोरीन की है। कौन सी? 2p ऑफ दी 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन की है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे दिखा दो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने कंबाइन किया, इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों यहां आ गए, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है? अगर आप इसका फाइनल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक जगह से ये कुछ इस टाइप का हो जाता है कि एक जगह से बहुत बड़ी लौग बन जाती है, और एक जगह से बहुत छोटी सी लौग बन जाती है, कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो अब तक हमने 2 ओवरलैपिंग को स्टडी किया, SS ओवरलैप एंड SP ओवरलैप, एंड आई गेस आपको दोनों ही क्लियर है। ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, SP ने एक दूसरे के साथ, ये इसकी है, ये इसकी है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और ये बन गया, ठीक है, ओके।
अब लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास रहती है वो क्या है? क्या है वो? कौन सी कैटेगरी है? दैट इज पीपी कैटेगरी, पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप इज लेफ्ट विद अस। अब पीपी ओवरलैपिंग के अंदर क्या होगा? एग्जाम्पल ले लो, सपोज फ्लोरीन का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना। हर एग्जाम्पल को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, पर हाँ उस टाइप के एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक, फ्लोरीन के लिए दो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, अगेन 1s2, 2s2, 2p5। आपको ये चीज के बारे में पता है कि वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करती हैं, तो यहाँ पे आप 2p5 लिख लो, यहाँ पर भी 2p5 लिख लो। 2p5 मतलब ड्रॉ कर लेते हैं ना हम ऐसे, काम तो इन्हीं का है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? इसका एक वैकेंट हाफ फील्ड है, इसकी हाफ फील्ड है, दोनों की दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगी। कैसे? कैमरे में दिख तो रहा है ना? हाँ, अब मैं ड्रॉ करती हूं। जैसे कि ठीक है, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम अपोजिट स्पिन से दिखा देते हैं ऐसे। एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इतना समझ में आया? ओके। अब क्या होगा? दोनों ही, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, इसकी प्योर बाइटल हाफ फील्ड, इसकी प्योर बाइटल हाफ फील्ड। देखो ऐसा ना एज सच कोई रूल नहीं होता कि ये 2px ही है, ये 2py ही है, ये 2pz भी है, z ही है, ये 2px है, 2p, इस तरीके से कुछ नहीं होता। आप अलोंग द एक्सेस लिख सकते हो, बाय कन्वेंशन एक फिक्स है, पर अभी हम अपने अकॉर्डिंगली डायग्राम बना रहे हैं, तो हम उसके कैसे भी इसको 2px दिखा दो, 2py से हम कर सकते हैं, ताकि हमारा डायग्राम जो है इजी से बन जाए। ठीक है, ओके। तो अब ये दोनों आपस में, ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी और कैसे बन जाएंगी? सब में जो है इस तरीके से बन जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पी ऑर्बिटल्स, पी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, पी हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बना लेती हैं, ओवरलैपिंग कर लेती हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप अच्छे से मतलब इजी से रिप्रेजेंट करना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे इस, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को लूंगी तो ऐसे हो सकता है, ये पी थी, इसके अंदर एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन था, ये पी थी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में कंबाइन किया, क्या बना? ऐसे। इसमें स्पेस की कमी होगी, थोड़ा सा छोटा मुझे डायग्राम ड्रॉ करना। ये थी, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे ने कंबाइन किया, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और बॉन्ड बन गया। और अगर आप इसका मतलब फाइनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बीच में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ओवरलैप कर जाती है ना, तो जैसे बीच में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और साइडों में से बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखता है, फाइनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ओवरलैपिंग होने की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, या फिर CH4 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH4, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे, जहां पे आपको एक्सेट्रा, जहां पे आपको PP ओवरलैपिंग हो रही होगी, SP ओवरलैपिंग हो रही होगी, SS ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है, हमने लेकिन हर एक का एग्जाम्पल समझ लिया। इज इट क्लियर? अब अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रही है वो अलोंग द एक्सिस हो रही है ना, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है। इस वजह से हम इसको, इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। एंड अगर आप एक और चीज नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड बन गया से, तो यहाँ पे जो होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग में तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जिसमें हमने पढ़ा
एस एस, एस पी एंड पी पी ओवरलैप कैसे करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओके। तो आई गेस अब आपको क्लियर है एस पी एस एस पी पी। और वैसे मतलब शेप्स तो हमने ऑर्बिटल्स की पहले ही देख ली थी, है ना। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, एस की शेप कैसी होती है, पी ऑर्बिटल की शेप, डी ऑर्बिटल की शेप। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, गो एंड चेक देयर, वहां पे आपको एस पी डी एफ की तो हम शेप पढ़ते ही नहीं है, तो एस पी डी की शेप ऑफ दी ऑर्बिटल्स वाली वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है। अब हम बात करते हैं किसकी, कोलेटरल ओवरलैपिंग की या फिर पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड में आपको पता है किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग कह लो, या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग कह लो, या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग कह लो, साइडवेज ओवरलैपिंग कह लो, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर सम ऑफ द नेम्स गिवन टू द पाई बॉन्ड या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग को। अब यहां पे क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, दिस मतलब इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाता, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। पार्शियल ओवरलैप होने की वजह से पाई बॉन्ड जो होता है वो किस टाइप का बॉन्ड होता है, दिस इज वीक। इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, जिस वजह से जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, दैट इज वीक इन नेचर, ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एटम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक पहले एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब हमें पता है वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग के अंदर, तो 2p4 ही लिख लें यहाँ पर और स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लिया 2p4। अब आपको दिख रहा है कि यहां पे जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड है, यहां पर भी दो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है। कैसे बना सकते हैं हम इसको, देखो यहां पे देखो, अब सिर्फ हाफ फिल्ड वाली ऑर्बिटल्स को ही बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम हाफ फिल्ड वाली ऑर्बिटल्स को ही बनाते हैं। देखो 2p जो आपकी 2px, ये क्या है, सपोज ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। सिमिलरली 2px 2py 2pz। अब आप देख रहे हो कि जो 2px वाली है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। इसको सपोज हमने py कंसीडर कर लिया, इसको सपोज हमने pz कर, यहाँ पे भी अगेन सपोज py है, यहाँ पे अगेन सपोज pz है। तो क्या है, py में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा दो। pz में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। हमने x नहीं दिखाई क्योंकि x तो फील्ड ही है, तो दिखाओ या ना दिखाओ, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने दिखा दी थी, इस वाले में दिखाओ, क्योंकि वो तो उसका तो कुछ है ही नहीं ना, तो इस वजह से। अगेन py में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में भी, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अच्छा अपोजिट स्पिन तो करूँ, इनके अपोजिट स्पिन होंगे तो ही तो ओवरलैप कर पाएंगी, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, है ना। कैसे बॉन्ड बनाएंगी, इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूं, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि ये तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, तो हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, ओके। अब कैसे ओवरलैप करेंगी, py py वाले से ओवरलैप करेंगी और pz pz वाले से ओवरलैप करेंगी। पहले इसके ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिया। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों ओवरलैप की, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दोनों दिखा दिए। अब ये कैसे ओवरलैप करेंगी, तो ये ओवरलैप करेगी इस तरीके से, इसीलिए हम इसको पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी ओवरलैप, और इनको हम अच्छे तरीके से शो भी नहीं कर सकते, मतलब कैसे शो करेंगे ना, इस वजह से इसको हम पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। और आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई है,
इस वजह से पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से जो पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पर वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, आप इसको अगर आप इसकी मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप का हो जाता है। जैसे यहाँ पे है ना, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये यहाँ पे छोटा हो जाता है, और इसके ऊपर इन्होंने ओवरलैप कर लिया तो ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे भी ओवरलैप कर लिया ऐसे। और ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन चुका है, तो आप यहाँ पे पाई बॉन्ड भी लिख सकते हो। यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ मतलब ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन चुका है, और ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या बना है, दिस इज द, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना है ना अलोंग द एक्सिस ओवरलैप होने की वजह से, तो ये बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे नाइट्रोजन का अगर आप केस देखोगे, नाइट्रोजन के केस में भी आपको सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा। तो दिस इज योर होमवर्क। नाइट्रोजन का आप पाई बॉन्डिंग कैसे होती है नाइट्रोजन में, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे इन योर होमवर्क। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे कि पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो इस तरीके से बन सकता है। और अगर हम इसको बिल्कुल सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड को सिंपल रिप्रेजेंटेशन करने से, ये था एक इस तरीके से थी ना ऐसे, और इन दोनों ने आपस में, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है कंबाइन की, और ये क्या बन गया, कुछ ऐसे बन जाता है, यहां से ओवरलैपिंग, यहां से ओवरलैपिंग, विच इज इक्विवेलेंट टू ऐसे। ये जो होता है पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन का केस समझना चाहते हो तो नाइट्रोजन का भी चलो हम देख ही लेते हैं, नाइट्रोजन में कैसे बनता है पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, अगेन 1s2 2s2 2p3, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो डायरेक्ट हम 2p3 बना लेते हैं। यहाँ पर भी हमने 2p3 बना दिया, यहाँ पर भी हमने 2p3 बना दिया। अब इसको ड्रॉ करते हैं इसको, किसी को भी 2px मान लो, 2pz मान लो, 2py मान लो, जिसका आपका मन करे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सब में ही ये सब हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड है, सब हाफ फिल्ड है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं तो करते हैं। सपोज ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है ना, सब भी हाफ फिल्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब इस वाले की देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ठीक है, अब कैसे कंबाइन करेंगी, देखो अब कंबाइन करने का रूल देखना, आप कैसे कंबाइन करेंगे। देखो ये सपोज 2px है, नहीं ये 2py है, ये सपोज 2px है, और ये सपोज 2pz है। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा। तो ये कैसे कंबाइन करेगी, थोड़ा सा एरो छोटा ड्रॉ करते हैं सो दैट अच्छे से हमें दिख पाए। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन है, 2px वाली है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी और यहां पर बॉन्ड बना लेंगी। इलेक्ट्रॉन्स दिख तो रहे हैं ना आपको, दिख तो रहे हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए था, पर चलो आई गेस आपको समझ में आया है ना। मैं इलेक्ट्रॉन्स बड़े दिखा देती हूँ। अगेन 2py है, एक इलेक्ट्रॉन, 2py है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन वाली ये आपस में ऐसे कंबाइन करेगी। ये रही, इन्होंने ऐसे कंबाइन कर लिया। अच्छा तीसरी बात, यहां पे 2p एक z है, 2pz है, दोनों के अंदर ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, तो अब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी, और ये कहां गई, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझे, नाइट्रोजन का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कि आपको आना चाहिए,
नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड कराते टाइम ये बात बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है ना। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, बाकी के 2 बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड 2 कहाँ है, ये रे पाई बॉन्ड, एक ये रहा पाई बॉन्ड, इसके बीच में बना है, एक इसके बीच में बना है ना। किसके बीच में बन रहे हैं, 2p, देखो 2px ने तो कंबाइन ही कर लिया, दैट इज एक ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और बाकी जो 2 बचे उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है। ये 2pz एंड दिस इज 2py। ठीक है, तो इस वजह से इस नाइट्रोजन के केस में 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। अच्छा वो हमने ये एग्जांपल यहीं डिस्कस कर लिया, अदरवाइज आप सोचते कि 2 पाई बॉन्ड्स कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब ये सिग्मा है तो बाकी के 2 कौन से होंगे, बाकी के 2 पाई बॉन्ड ही होंगे। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के बारे में इतना डिस्कशन इनफ है हमारे लिए, हमने समझना था वो सब हमने समझ लिया है। ठीक है, और अगर एक और बात अगर मैं आपको बताऊं पाई बॉन्ड के बारे में, तो पाई बॉन्ड जो होता है वो लेस डायरेक्शनल होता है, इतना अच्छा डायरेक्शनल नहीं होता। इस वजह से पाई बॉन्ड जो होता है हम उसको कभी भी काउंट नहीं करते इन डिटरमाइनिंग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है कभी भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं बता सकता। वो आप जो आगे जैसे हम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उन सब में आपको ये चीज़ क्लियर होती हुई चली जाएगी। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होती है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ VBT को समझते हैं। अब इतना आई गेस आपको क्लियर है। तो अब हमारा, आप ऐसे कह सकते हो कि VBT का पूरा पोर्शन कंप्लीट है। तो बात ये आती है कि क्या VBT के कुछ लिमिटेशंस नहीं है, क्या VBT ने सब जो बताया वो सब एडवांटेजियस था हमारे लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ VBT हैं जिसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं कि VBT ने ऐसे कौन सी बात की थी जो गलत थी या फिर जो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले आप ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स को समझ के ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डू नॉट डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपने ये समझा, आपने ऑर्बिटल्स का अब हर चीज समझ लिया है ना, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स कैसे होती है आपने समझ ली, पर आप क्या ओवरलैपिंग से समझ के मुझे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ओवरलैपिंग से हमें ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं पता चल रही थी। दूसरी बात ये, अगर आप CH4 को एनालाइज करोगे बहुत ज्यादा अच्छे से, पहले तो हम देखते ही हैं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 एंड देन 2p2। अब ये ग्राउंड स्टेट में है, क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। एक बार करके देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि मैं इससे आपको क्या बताना चाह रही हूं। ये रहा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तो कार्बन की है ना। अब 4 हाइड्रोजन यहां पे खड़े हैं, 4 हाइड्रोजन, और सबके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है अपना खुद का, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ है ये। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में? 1। तो ये क्या करेंगे? एक इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ये क्या है? 1s, इसकी 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, और इसकी ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रही है? एक तो s है ना, एक तो 2s है। ये 1s है, ये 2s है, एक 2px है, एक 2py है, और एक 2pz है। तो आप बताना एक बार कौन कौन सी ओवरलैप कर रही हैं? आप देख रहे हो एक 2s और 1s, 2s एंड 1s ओवरलैप कर रही है। 2px 1s, 2p और 1s ऐसे लिख दें, ठीक है।
2p और 1s, 2p और 1s, और 2p और 1s, 2p और 1s। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि एक बॉन्ड तो बन रहा है 2s और 1s के बीच में, और 3 बॉन्ड बन रहे हैं 1s और 2p के बीच में, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 3 बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस। ये 3 बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए इससे, और ये बॉन्ड वीक बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर हम चलेंगे, पर ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि जो कार्बन होता है CH4 के अंदर, उसके सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड जो होते हैं वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, ठीक है। तो वीबीटी तो क्या कह रही थी कि 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और 1 बॉन्ड वीक है, पर ऐसा तो होता ही नहीं। इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे कि CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। तो अब ये तो वीबीटी, यहां पर वीबीटी का ड्रॉबैक आ गया जो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अच्छा, आप ये समझे ना ये तीनों स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ओवरलैपिंग के बारे में। एन जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम, है ना। एन जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम। अब आप देखोगे यहाँ एन तो 1 2 1 2 1 2 1 2 ही चल रहा है। इस बेसिस पे तो कंपेयर कर नहीं सकते, फिर किस बेसिस पे कंपेयर किया जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एस एस की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे पी एस की ओवरलैपिंग हो रही है ना। यहाँ पे एस एस की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पी एस की ओवरलैपिंग हो रही है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो पी ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है। तो ये दोनों क्या है, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, एस एस का बॉन्ड वीक बनेगा। क्यों वीक बनेगा, क्योंकि इनकी अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, 1 बॉन्ड वीक था, पर इट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। हमें ये पता होता है कि CH4 के जो सारे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो सेम ही स्ट्रेंथ के होते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो कि किसने दिया था, वीबीटी का था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो एक तो ये हो गया। अब इसको यहां से रब कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ फिर मैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड अगर आप ड्रॉबैक देखोगे इसका, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन होती है वो डायामैग्नेटिक होती है। डायामैग्नेटिक का मतलब इसके पास, ऑक्सीजन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पर इट वाज फाउंड दैट ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होती है, लेकिन वैसे ऑक्सीजन जो है हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, इट वाज फाउंड दैट ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। अगर आप वीबीटी के अकॉर्डिंग देखोगे एक और चीज, तो जो बॉन्ड एंगल होता है ना वाटर के अंदर, वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इट वाज फाउंड दैट वाटर के अंदर जो एंगल होता है वो 104.9 डिग्री का होता है। 104.9 नहीं, 104.5 डिग्री का होता है। 104.5 डिग्री का होता है। तो ये सब क्या थे, दीज वर ऑल द ड्रॉबैक्स जो कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ये वीबीटी के सब लिमिटेशंस थे जिनको ओवरकम करने के लिए और थ्योरीज आई, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपने। आई गेस आपको वीबीटी अच्छे तरीके से समझ में आई है ना, और इसके ड्रॉबैक भी अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अच्छा, अब जो है हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जो भी पढ़ा, एक बार उसको समराइज करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में पढ़े। देखो, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है अलोंग INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पूरा नाम लिखना पड़े इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द एक्सिस मतलब बनता है। और पाई बॉन्ड आपने देखा साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप, PP ओवरलैप। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, PP ओवरलैप, DD ओवरलैप या फिर PD ओवरलैप होने की वजह से।
सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से लार्ज एक्सटेंट तक बनता है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड पार्शियल ओवरलैपिंग यहां पर होती है, जिस वजह से वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में सिग्मा बॉन्ड आप इसे रोटेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसको रोटेट करने लगोगे ना, तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन आराम से पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के अराउंड अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो जो ओवरलैपिंग होगी वो खत्म हो जाएगी। ओवरलैपिंग वैनिशेस, और वैनिश होने खत्म होने की वजह से जो आपका बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ट्राई करते हैं ये सब क्वेश्चंस। देखो, इसमें हमें बताना होता है, जनरली वीबीटी के ऊपर यही क्वेश्चंस आते हैं, या तो थ्योरी पोर्शन से आएंगे जो हमने अभी कंप्लीट किया है, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, हमें पता है अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या है, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड है। अगर दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एंड अदर वन इज योर पाई बॉन्ड। और अगर किसी कंपाउंड में तीन बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी के जो दो हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो बस अप्लाई करते हैं। देखो, सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, और ये क्या है, सिग्मा और सिग्मा। काउंट कर लो टोटल सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आपके पास इस क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड है 8, और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, किससे रिलेटेड, इसी चीज़ से रिलेटेड कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने। देखो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा है। अब ये दो बॉन्ड प्रेजेंट है, दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है और पाई। अब सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 15 और पाई बॉन्ड्स 1 2 3 और 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। टोटल इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स हैं 15 और 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन हमने ट्राई किए और ये आप खुद ट्राई करोगे, जो कि नीट 2008 में आया हुआ है। ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये ओजोन आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, सबसे पहले आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके बाद वो सीखने के बाद आप ये बता पाओगे कि ओजोन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो अब ये छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, जिसके अंदर क्या होता है। देखो, वैसे हमें पता है कि हमेशा वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं जिनका साइन सेम होता है ना। तो ये सेम साइन की है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ओवरलैप करेंगी, तो जिनका सेम साइन वाली जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं उस टाइप के ओवरलैप को हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन ओवरलैप, यहाँ पर भी ओवरलैप। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम ओवरलैप, ये भी ऐसे ओवरलैप करेंगे। और हमें पता है कि ये तो ओवरलैप करती ही नहीं है, पर इस टाइप का आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव ओवरलैप कहते हैं। कि पॉजिटिव, जब अपोजिट साइन वाली ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। ठीक है, पर बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव ओवरलैप होना रिक्वायर्ड है, जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन कर सकती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती हैं जिनका साइन सेम होगा,
सेम वाली कंबाइन करेंगे। और जीरो ओवरलैप क्या अब कहते हैं कि बिल्कुल ही, जैसे कि यहाँ पे अब देयर इज नो ओवरलैपिंग है ना, तो इनकी में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। पर बस आपको बात सिर्फ इसकी ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव ओवरलैप के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस टाइप की ओवरलैपिंग के केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि हमने सीखी है ना, sp pp पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स, जो हम सब कुछ समझ चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। अब जो है इसके ड्रॉबैक्स स्टडी किए, उस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आगे बहुत सारी थ्योरीज हमें पढ़नी है, जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।